हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशीलम में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को याद करते करते अपनी आंखों को बंद कर कर सो जाता है। इधर दूसरी तरफ हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि अभी बालकनी में खड़ा था और कुछ सोच रहा था। उसे कुछ पुराने फ्लैशेस याद आ रहे थे जिसमें हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अभी कॉरिडोर में चल रहा था। वो अपने डैड को ढूंढ रहा था। वो चलते चलते कहता है, डैड आप कहाँ हो? डैड डैड आप कहाँ हो? पर उसे सामने से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। कॉरिडोर में काफ़ी अंधेरा भी था जिससे उसे डर लग रहा था। उसे अभी अपने डैड चाहिए थे, इसीलिए वो हिम्मत करके आगे बढ़ रहा था अपने डैड को ढूंढने के लिए। पर उसके डैड उसे कहीं नहीं मिल रहे थे। अचानक से आगे जाते ही उसे कुछ चीखों की आवाज़ आने लगती है। वांग जी जब उसे सुनता है तो वो उसी आवाज़ को फॉलो करते हुए आगे जाने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक रूम के पास पहुंचता है जहां से उसे वो आवाज़ें आ रही थी। वांग जी उस रूम को धीरे से खोलता है तो सामने वो जो देखता है वो शॉक हो जाता है। सामने उसके डैड थे जो कि एक पर्सन से लड़ रहे थे। वो पर्सन वांग जी के डैड को गलत तरीके से छू रहा था। वो उस पर डोमिनेट हो रहा था। वांग जी के फादर उसे बार बार दूर कर रहे थे और कह रहे थे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, कहते हुए वो उसे दूर धकेल रहा था। पर वो पर्सन वांग जी के फादर को उसके बालों से पकड़ता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, यू ब्लडी ओमेगा, तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम मुझे छोगी, तुम मुझे मेरे साथ ऐसा बिहेव करोगी। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए। फिर भी तुम कभी अपना एटीट्यूड दिखाना बंद नहीं करोगे ना। तुम्हारा एटीट्यूड, ये एटीट्यूड मैं तोड़ कर रहूँगा। ऐसे कहते हुए वो वांग जी के डैड के क्लोथ्स को फाड़ देता है और उसे नीचे फेंक देता है। वांग जी के फादर अपने आप को अपने हाथों से कवर करते और कहते हैं, चले जाओ, छोड़ो मुझे। पर वो इंसान उसकी तरफ बढ़कर फिर से उनके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। वांग जी जब ये देखता है तो वो जोर से चिल्लाता है, डैड। जब वांग जी से चिल्लाता है तो दोनों का ध्यान वांग जी के तरफ जाता है। वांग जी के डैड जैसे ही वांग जी को देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं, वांग जी यहाँ से चले जाओ। पर वांग जी वहाँ से नहीं जाता। वो तुरंत ही उसके पास आता है, उस शख्स के पास जो कि उसके डैड के साथ इतना बुरा बिहेव कर रहा था। वो उस पर्सन को धकेलते हुए कहता है, दूर हटो, मेरे डैड से दूर हटो। वांग जी अभी छोटा था इसलिए उस पर्सन पर वांग जी के उन घूंसे तो और धकेलने का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पर्सन वांग जी को देखकर स्माइल करता है और एक ही बार में वांग जी के पूरे फेस को अपने हाथों से पकड़ लेता है, उसे ग्रैब कर लेता है और कहता है, वाह, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुमने अपना छोटा वर्जन भी रखा हुआ है। सच में ये भी बहुत ज़्यादा एलिगेंट है। वांग जी के फादर जैसे ही ये देखते हैं वो वांग जी को तुरंत ही उससे दूर कर लेते हैं और कहते हैं, छोड़ो मेरे बच्चे को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की, छोड़ो इसे। कहकर वो वांग जी को अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। तभी वो पर्सन दोनों को गुस्से में घूरता कहता है, तुम दोनों ही आज नहीं बचोगे। वो इससे पहले कुछ करता तभी एक शख्स वहाँ आ जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? वो पर्सन जैसे ही गेट की तरफ देखता है तो वो देखता है कि सामने और कोई नहीं बल्कि वांग जी का फादर खड़ा है, फर्स्ट फादर, जो कि एक अल्फा है। वो आगे बढ़ता है और उस पर्सन को एक घुसा मारते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे घर में आकर मेरे ओमेगा पर हाथ रखोगे। चले जाओ, जल्दी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं भूल जाऊँगा कि हम दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है। जाओ यहाँ से, जाओ। तभी वो पर्सन उस वांग जी के डैड को घूरते हुए देखता है और कहता है, तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। हम दोनों बिजनेस पार्टनर है, इतने समय से साथ है, फिर भी तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तुमने ये ठीक नहीं किया लैन, मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगा। ऐसे कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वांग जी के सेकंड फादर जो कि वांग जी को अपने गले से लगा रखे थे, वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और उन्होंने वांग जी को खुद से चिपकाया हुआ था, उसे अपनी बाहों में ले रखा था। वांग जी के सेकंड फादर के पास आते हैं और उसे घूर कर देखते हैं। वांग जी के फादर जो कि
वांग जी के फादर की तरफ देखते हैं। जी फादर वांग जी को देखते हैं और तुरंत ही उसे वांग जी के फादर से दूर कर देते हैं और घूरते हुए वांग जी के सेकंड फादर की तरफ देखते हैं और कहते हैं यहाँ क्या हो रहा था। तभी वांग जी के फादर कहते हैं वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। अच्छा वो आप आ गए, वो ऐसे बोलते हैं। तभी वांग जी के फर्स्ट फादर उसे खींच कर तमाचा मारते हैं, जिससे वांग जी के सेकंड फादर के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वो फर्श पर गिर जाते हैं। वांग जी जब अपने फादर को ऐसे देखता है वो ज़ोर से चिल्लाता है फादर। वो अपने फादर की तरफ भागता है, पर उसके फादर वांग जी को रोक लेते हैं और वांग जी को दूसरी तरफ फेंक देते हैं। वांग जी इससे पहले गिरता उसकी नैनी वहाँ पर आ जाती है और उसे संभालती है। वांग जी के फादर उससे कहते हैं इसे यहाँ से लेकर जाओ, वरना अभी जो होगा शायद वो ये देख ना पाए। जो कि हाँ में सिर लाती है और वो वांग जी को खींचने लगती है, पर वांग जी यहाँ से जाने को तैयार नहीं था। वांग जी के सेकंड फादर वांग जी के फादर की तरफ देखते हैं और कहते हैं जोसन ये क्या कर रहे हो। तभी जोसन वांग जी के सेकंड फादर का फेस अपने एक ही हाथ से ग्रैब करता है और उसके माउथ को टाइटली होल्ड करते हुए कहता है क्यों चैन, क्यों तुमने ऐसा क्यों किया। हाँ मुझे पता है तुम्ही ने कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो तुम्हारे पास आया होगा। तुम्ही ने अपनी अदाओं दिखाई होगी। तुम ओमेगा कभी किसी के नहीं हो सकते। तुम हमेशा एक कैरेक्टर लेस पर्सन ही रहोगे। वांग जी के सेकंड फादर अपने हस्बैंड की तरफ देखते हैं कि वो ऐसा कैसे कह सकता है, वो भी अपने हस्बैंड के लिए। वो कहता है जोसन ये क्या कह रहे हो, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। तभी जोसन कहता है क्यों चैन, क्यों नहीं कह सकता। तुम ओमेगा होते ही तो ऐसे हो, एक कैरेक्टर लेस इंसान जिनका काम होता है बस इधर उधर मुंह मारना, दूसरे अल्फाओं को अपनी अदाओं से अपनी स्मेल से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, यही तो तुम्हारा काम होता है। अगर उस दिन मुझसे वो गलती ना हुई होती ना, तो आज तुम और ये बोझ, ये दूसरा ओमेगा मेरे पास नहीं होता। एक तो तुम मेरी लाइफ में आए, वो भी बिना मेरी मर्जी के। ऊपर से तुमने एक बच्चे को बर्थ पे दिया और वो भी ओमेगा। हाँ, मुझे अल्फा चाहिए था, अल्फा जो मेरे बाद मेरे कंपनी को संभालता, मेरे नाम को आगे बढ़ाता। लेकिन नहीं, तुमने को तो सिर्फ अपनी तरह एक ब्लडी बास्टर्ड को जन्म देना था, जो कि आगे जाके तुम्हारी तरह ही बनेगा और इधर उधर मुंह मारता पड़ेगा। जोसन की ऐसी बातें सुनते ही चैन उसको एक खींच का तमाचा मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के बारे में ऐसा बोलते हुए। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ऐसे कहकर वो अपने हस्बैंड का कॉलर पकड़ लेता और कहता है कम से कम इतनी तो शर्म करो कि जिसके बारे में तुम कह रहे हो वो तुम्हारी खुद की औलाद है, खुद की। तुम उसके बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो। जोसन जो कि अपने हस्बैंड को घूर कर देखता है, उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। वो कहता है मैंने कोई गलत नहीं कहा और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वांग जी जो कि अभी भी अपने डैड के पास आना चाहता था, जोसन नैनी की तरफ घूर कर देखता है और कहता है तुम्हें क्या मेरे हाथों अभी इसी वक्त मरना है। इससे लेकर जाओ, इस मुसीबत को यहाँ से लेकर जाओ। नैनी अब वांग जी को पूरा पकड़ लेती है, उसे वो अपने गोद में उठा लेती है और कहती है चलिए यंग मास्टर जल्दी चलिए। वांग जी कहता है नहीं मुझे डैड के पास रहना है डैड। पर नैनी उसे वहाँ से लेकर जाती है और बाद में जो वो होता है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। वांग जी जो कि अपने डैड की चीखों को सुन पा रहा था, वो उस समय बहुत छोटा था, इसलिए उसे पता नहीं था कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। पर उसके डैड की वो चीखें उसे डराने के लिए काफ़ी थी। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। जी बस उस समय रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था और आज भी वो बस रो रहा था। उस समय को याद कर उसकी आंखों में आंसू थे। उसके डैड की वो चीखें आज भी उसके कानों में गूंज रही थी। वांग जी रोने लगता है और रोते हुए कहता है डैड आई एम सॉरी डैड। मैं उस समय आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं बहुत बुरा चाइल्ड हूँ, बहुत बुरा। ऐसे कहकर वांग जी रोने लगता है। तभी कोई पीछे से आकर वांग जी के कंधों पर हाथ रखता है और कहता है ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छे चाइल्ड हो, बहुत अच्छे। जी अपनी उन आंसू भरी
आंसू भरी आंखों के साथ पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि लूसी थी। लूसी वांग जी को देखती है और कहती है, क्या तुम्हें फिर से वो चीज़ें सता रही है? फिर से तुम्हें अपने डैड की याद आ रही है? वांग जी जो कि तुरंत ही लूसी को हक कर लेता है और कहता है, लूसी। वांग जी अब लूसी के गले लगकर रो रहा था। लूसी वांग जी के पीठ को सहलाती है और कहती है, वांग जी प्लीज़ शांत हो जाओ। तुम जितना उन चीज़ों के बारे में सोचोगे वो बस तुम्हें ही हर्ट करेगी। वांग जी जो कि लूसी से कहता है, मैं कुछ नहीं कर पाया लूसी। लूसी कहती है, ऐसा नहीं है, तुमने बहुत कुछ किया, तुमने अपनी पूरी कोशिश की। मैं आपको मत कोसो वांग जी, उस समय तुम बहुत छोटे थे, तुम कुछ नहीं कर पाए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। वांग जी कहता है, काश मैं अपने डैड को बचा पाता, काश अगर मैं उसी समय अपने डैड के लिए कुछ करता, अपने डैड को बचाता तो आज डैड मेरे साथ होते, मैं उनके साथ होता, एक ऐसी लाइफ जीता जो मैं हमेशा से चाहता था, जिसमें सिर्फ मैं, मेरे डैड होते और हमारे पास पीस होती जो हम हमेशा से चाहते थे, एक शांति भरी ज़िंदगी अपने डैड के साथ। पर मेरी वो इच्छा पूरी ही नहीं हुई लूसी, नहीं हुई। लूसी कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है वांग जी, कोई भी गलती नहीं है। और वांग जी वो भी रो रहा था, उसकी एंजाइटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी। वांग जी अब लूसी से अलग होता है और कहता है, लूसी मेडिसिन दो। लूसी जल्दी से जाकर मेडिसिन लेकर आती है। वांग जी की हालत फिर से ख़राब होने लग गई थी। जब भी वांग जी को अपने पास्ट के बारे में कुछ याद आता या उसके बारे में उसे सपने आते, उसकी एंजाइटी बढ़ने लगती, उसकी सांस फूलने लगती, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता। लूसी जल्दी से मेडिसिन लेकर आती है और वांग जी को देती है। ये तुरंत ही मेडिसिन को अपने मुंह में रखता है और पानी के साथ उसे लेता है। थोड़ी देर बाद वांग जी फाइनली शांत होने लगता है। लूसी कहती है, वांग जी तुम आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, चलो बैठो यहाँ पर। वांग जी को बेड पर बैठाती है और लेटा देती है, उसे कवर करती है और कहती है, ज़्यादा मत सोचो, तुम जब भी सोचोगे तो ये चीज़ तुम पे ही असर करेगी, तुम्हारी ही हालत ख़राब होगी और अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। वांग जी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ। मैं अपने डैड का बदला लूँगा, मैं ज़रूर लूँगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लूसी कहती है, हाँ ले लेना, चलो अब सो जाओ। ऐसा कहकर वो वांग जी की आंखों को बंद करती है और उसे कवर कर देती है। थोड़ी देर बाद फाइनली वांग जी को नींद आ जाती है, क्योंकि उस मेडिसिन को लेते ही वांग जी शांत होने के साथ साथ थोड़ी देर बाद ही सो जाया करता था। लूसी वांग जी को देखती है और कहती है, मैं भी चाहती हूँ जल्दी तुम्हारी लाइफ ठीक हो जाए वांग जी, मैं हमेशा से तुम्हें खुश देखना चाहती थी, पता नहीं वो दिन कब आएगा और मैं तुम्हें खुश देखूंगी। काश तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसा आ जाए जो तुम्हारे चेहरे पर हंसी ले आए, तुम्हें वो वांग जी बनाए जो कि हमेशा से तुम्हारे डैड तुम्हें देखना चाहते थे, स्माइल के साथ खुश। मैं भी यही चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए लूसी वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग अब तैयार था अपने न्यू बॉस से मिलने को, जिससे मिलने के लिए विंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। वो अपने क्लोथ्स को बार बार चेंज कर रहा था और कह रहा था कि ये ठीक है, नहीं ये कुछ ज़्यादा ही ओवर हो जाएगा। फिर विंग दूसरी ड्रेस को पहन कर आता है और कहता है कि ये ठीक है, नहीं इससे पहन कर तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ। फिर विंग एक ब्लैक कलर का सूट पहन कर आता है और कहता है, हाँ ये शायद ठीक है। पर फिर विंग कहता है, नहीं इससे पहन के तो ऐसा लग रहा है मैं किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहा हूँ। फिर विंग और 2-3 क्लोथ चेंज करता है और कहता है, क्या ये ठीक है, मैं क्या करूँ। विंग ने अपने सारे कपड़ों को बाहर निकाल रखा था। वो एक एक करके सारे क्लोथ्स को पहन कर देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो कौन सा कपड़ा पहने। विंग अपने ड्रेस को चूज़ कर ही रहा था, तभी उसके फ़ोन बजने लगता है। विंग अपने कॉल को पिक करता है और कहता है, हाँ कौन है। तभी दूसरी तरफ से वॉइस आती है, वी वुशियान क्या कर रहे हो। विंग जैसे ही बस सुनता है, अचानक से फ्लिंच कर उठता है और उसका फ़ोन बस गिरने ही वाला था, लेकिन विंग फाइनली अपने फ़ोन को गिरने से बचा लेता है। दोबारा अपने कान पर लगाते हुए कहता है, बॉस ऑफिसर चैंग बोलिए। तभी
ऑफिसर चैंग कहता है आखिर तुम अभी कर क्या रहे हो? विंग कहता है कुछ नहीं, मैं बस अपने क्लोथ चूज़ कर रहा था कि आखिर मैं पहनूं क्या। तभी ऑफिसर चैंग कहते हैं क्या? विंग कहता है हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या पहनूं, आप ही बता दीजिए मैं क्या पहनूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ मेरी मदद करिए ऑफिसर चैंग। ऑफिसर चैंग जब ये सुनते हैं तो उनका मन करता है कि वो अपना सर जाकर दीवार पर मार ले। ऑफिसर चैंग गुस्सा होते हुए कहते हैं ये क्या कर रहे हो विभूषण? क्या तुम्हें लड़की देखने जाना है जिसके लिए तुम्हें तैयार होना है, कपड़े सिलेक्ट करने हैं और देखना है कि तुम किसमें ज़्यादा परफेक्ट लग रहे हो? विभूषण, क्या तुम भूल गए हो तुम कहाँ जा रहे हो, किसके सामने जा रहे हो? विंग कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, पर मैं चाहता हूँ कि आज मैं जाऊँ तो वो मुझे देखता ही रह जाए, वो कैसा भी हो, पर है तो वो एक ओमेगा ही ना, और मैं किसी भी ओमेगा के सामने फीका नहीं देखना चाहता, मैं एकदम डैशिंग दिखना चाहता हूँ, एकदम ऐसा जिसे देखकर उसकी नज़र मुझ पर से हटते ही ना। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूँ, मैं रेड पहनूँ, ब्लू पहनूँ या वाइट पहनूँ? आप बताइए मैं कौन से कलर में ज़्यादा अच्छा लगूँगा? तभी ऑफिसर चैंग गुस्से में होकर बोलते हैं तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम ऐसा करो, तुम कुछ भी मत पहन कर जाओ, अगर तुम कुछ नहीं पहन कर जाओगे तो सबकी नज़र तुम पर ही रहेगी और उस ओमेगा की भी नज़र तुम पर ही रहेगी, ठीक है? तभी विंग जो कि चौंक कर कहता है आइडिया बुरा नहीं है, पर मैं नहीं चाहता कि वो शर्मा जाए। और फिर चैंग अब उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, उनका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच चुका था और वो कहता है विभूषण, अगर तुम 10 मिनट में घर से बाहर नहीं निकले ना तो आई स्वेयर मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा और तुम्हें बहुत मारूंगा, जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे पर खूब अच्छे निशान आ जाएंगे और तुम्हारी तरफ वो ओमेगा क्या कोई भी नहीं दिखेगा। विंग जो कि पाउटी फेस बना लेता है और कहता है आप क्या समझेंगे मेरी फीलिंग्स को, आप नहीं समझ सकते। अच्छा ठीक है, मैं बस 10 मिनट में तैयार होकर बाहर निकल रहा हूँ। ऐसा कहकर विंग फ़ोन कट कर देता है। ऑफिसर चैंग जो कि फर्स्ट स्टेशन के साथ अपने फ़ोन को देखते हैं और कहते हैं इसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सका, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है। अब मुझे मेरे ही डिसीजन पर डाउट हो रहा है, मैं क्या करूँ? ऐसे कहकर ऑफिसर चैंग अपना फ़ोन टेबल पर फेंक देते हैं। इधर दूसरी तरफ विंग जो कहता है ये ऑफिसर चैंग, इन्हें क्या पता, इन्हें तो ज़िंदगी भर बस सिंगल रहना है और वर्जन रहना है। मुझसे पूछो जिसके आगे पीछे लाखों ओमेगा घूमते रहते हैं, अगर उसे कोई ओमेगा पसंद आ जाए तो वो उसके सामने ऐसे तो नहीं जा सकता। मुझे जल्दी से कोई ना कोई ड्रेस सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें मैं अच्छा दिखूँ, वो ओमेगा मुझे देखता ही रह जाए। ऐसे कहते हुए विंग फाइनली अपनी ड्रेसेस को चूज़ करने लगता है। फाइनली उसे ड्रेस मिल जाती है। वो एक ब्लैक कलर की पैंट पहनता है, फिर ब्लैक कलर की टी शर्ट, उसके ऊपर वो चॉकलेटी कलर की जैकेट को डालता है और अपने बालों को जो थोड़े लंबे थे उन्हें बांधता नहीं बल्कि खोल लेता है और फिर फाइनल लुक को आईने में देखते हुए कहता है परफेक्ट, ये लुक तो बिल्कुल परफेक्ट है। आज तो वो ओमेगा मुझे देखता रह जाएगा, आज तो उसकी नज़र मुझ पर से नहीं हटेगी, भले ही वो कितना ही रूड एरोगेंट क्यों ना हो। तो कहते हुए विंग एक चार्मिंग सी स्माइल देते हुए फाइनली अपने बैग को लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वो अपने घर को लॉक करता है और लास्ट बार अपने घर को देखकर कहता है अब पता नहीं मैं कब तुम्हें देख पाऊँगा। विंग को अब तो वहीं रहना है, इसलिए वो एक बार अपने घर को देखता है और फिर स्माइल के साथ वहाँ से चला जाता है। कुछ देर आगे चलने के बाद उसे फाइनली वांग जी के लोग मिल जाते हैं जो कि वहीं पर उसका वेट कर रहे थे। विंग आता है और कहता है मैं आ गया। उनमें से एक पर्सन कहता है हाँ हमें दिख रहा है कि तुम आ गए, अब जल्दी बैठो हमें जाना है। विंग जो कि हमें अपना सीरियल आता है और उनके साथ जाकर बैठ जाता है और फाइनली कार स्टार्ट हो जाती है। कुछ समय के बाद फाइनली विंग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। विंग बाहर आता है और कहता है फाइनली मैं पहुंच गया। तभी वो गार्ड कहता है मुझे फॉलो करो चलो। विंग कहता है हाँ यही बात तो तुम मुझसे प्यार से भी बोल सकते हो ना, क्या यहाँ पर कोई रूल है कि यहाँ पर कोई भी किसी से अच्छे से बात नहीं करेगा, जो भी बात करेगा रूड वे में ही बात करेगा। वो पर्सन विंग के इन फालतू सवालों का कोई भी जवाब नहीं देता है, वो बस एक नज़र विंग को घूर कर देखता है और फिर आगे की तरफ बढ़ जाता है। विंग जो कि उसका जवाब सुनने के लिए वहाँ पर खड़ा था, उस पर्सन को अब जाता देखकर विंग कहता है हे तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे लिए तो रुको। ऐसा कहते हुए विंग फाइनली उसका पीछा करने लगता है। वो पर्सन विंग को अब एक रूम में उस मैंशन के अंदर लेकर जाता है और उस मैंशन के अंदर ले जाते हुए
विंग एक कॉरिडोर से गुजर रहा था जहाँ पर वो इधर उधर देख रहा था और कह रहा था तुम्हारे बॉस कहाँ हैं, पर वो पर्सन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। विंग जो कि उस पर्सन की तरफ पाउटी फेस के साथ देखता है और कहता है ये लोग भी ना कुछ जवाब ही नहीं देते। वो पर्सन फाइनली विंग को एक रूम के पास लेकर आता है और कहता है ये आज से तुम्हारा है, अब इसके अंदर जाओ, अपना सामान रखो और कुछ देर बाद बस तुमसे मिलेंगे। विंग हमें अपना सिर हिलाता है। विंग कहता है अच्छा ठीक है, पर मेरी बात तो सुनो। पर वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। विंग की कोई बात ही नहीं सुनता है। विंग जो कि फिर से पाउटी फेस बना लेता है और कहते हैं यहाँ के लोग कितने रूड है। ऐसे कहते हुए विंग फाइनली रूम के अंदर चला जाता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।